नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर शो संसार में निर्वाण सीज़न 3 में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पूजा और आपसे मिलवाने जा रही हूं एक ऐसे कपल से जिनकी लाइफ जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, मिस्टर रुपेश एंड मिसेस काजल। वेलकम बोथ ऑफ यू। नमस्कार, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इन दोनों के इंट्रोडक्शन से। सो काजल जी, प्लीज़ आप अपने बारे में बताएं। जी, मैं डॉक्टर काजल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और 2017 में मेरी ध्यान यात्रा शुरू हुई थी। और मुझे ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा है लाइफ में, कुछ मिसिंग है, और ये इंट्यूटिवली ऐसा लगा कि मुझे ध्यान ही है जो सेटिस्फैक्शन दे सकता है, खुशी दे सकता है। तो वहाँ से मेरी ध्यान यात्रा शुरू हो गई और तब से वो कंटिन्यू हो रही है। एक्सीलेंट। सो रुपेश जी, आप बताइए अपने बारे में। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही गणित पढ़ाता हूँ 1998 से। तो बेसिकली मेरे को गणित पढ़ाते हुए लगभग 24 साल हो गए। ध्यान की यात्रा काजल जी ने मुझे, बेसिकली हमारे पूरे परिवार में ध्यान काजल जी ने ही बांटा, और उसके बाद हमारी ध्यान की यात्रा निरंतर दोनों करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आप मैथ्स के प्रोफेसर हैं और आप इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, तो कैसे ये कैलकुलेशन से पोइट्री तक आपका तालमेल बैठा? और मैंने सुना है आपने अपनी दुल्हनिया को बहुत ही डिफरेंट तरीके से पसंद किया और ढूंढा, तो आप बताइए, शेयर कीजिए हमारे साथ ये इंटरेस्टिंग जर्नी। बेसिकली जब मैंने शुरुआत की तो ये था कि कोई लव तो तब तक कुछ हुआ नहीं था ऐसे, तो एंगेज मैरिज, तो थ्रू अरेंज्ड मैरिज थ्रू न्यूज़पेपर हमने ऐड दी कि ऐसे ऐसे। तो उसमें जितने भी प्रपोजल्स आए तो मैंने सारे प्रपोजल्स एक तरफ रख दिए। इंजीनियर डॉक्टर्स के मेरे मन में था कि मुझे एक स्कूल टीचर से शादी करनी है। तो उसमें से जो प्रपोजल्स आए तो उसमें से स्टार्ट करते करते शायद हमारा पहला ही प्रपोजल था जो हम इनके घर गए देखने, और फर्स्ट साइट में ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया। फर्स्ट साइट आप कह सकते हैं उसको। तो बाकी काजल जी बताएंगे। काजल जी, आप बताइए। जी, जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे मैच सजेस्ट किया तो मुझे इंटेलिजेंस पे बहुत रहता है कि हाँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं स्कूल टीचर थी और तभी इन्होंने मुझे पसंद भी किया। अगर मैं इन सारे प्रोफेसर्स के प्रपोजल्स ही रिजेक्ट कर चुके थे, शायद इनको कोई लो प्रोफाइल लड़की चाहिए थी, पर उनको ये नहीं मालूम था कि जो वो नहीं चाहते वही उनके पास आ रहा है। तो मुझे तो हमेशा से था कि यस, आई वांटेड हाईली एजुकेटेड मैच, जो ये थे। और उसके बाद मुझे, मेरे लिए यस था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वो एक्चुअली वो यस इसलिए भी हुआ क्योंकि जब इन्होंने मुझसे पहली बार बात करी तो मैं एकदम, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। मुझे लगा ये मैंने आवाज़ कहीं सुनी हुई है। ओह, ये एक मैंने कि आई हैव हर्ड दिस वॉइस, ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी हुई है। और मैं सोच रही हूँ कि मैंने कब सुनी है। मुझे कहीं स्ट्राइक नहीं करा क्योंकि मैंने कभी इनसे कोई मुलाकात नहीं हुई थी। वो फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट मीटिंग में ही मुझे इतना कंफर्ट था। जैसे कुछ लोग नर्वस होते हैं, उनका मैरिज प्रपोजल आता है तो उनको रूम में भेजते हैं बात करने के लिए, कुछ लोग नर्वस होते हैं। मैं एक सेकंड के लिए भी उस नर्वसनेस की स्टेट में नहीं आई। मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्टेट में आ गई और आई सो दैट इट वाज यस फॉर मी। अमेजिंग अमेजिंग। सो अब बताइए ये कि आप लोगों का ध्यान में मन कैसे आया, और आप लोगों ने अलग अलग ध्यान करना शुरू करा या एक साथ आप ध्यान में आए, और क्या चैलेंजेस आपने फेस करे अपनी लाइफ में? 2017 में मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी। मैंने अपनी PhD कर ली थी और जिस खुशी की मैं तलाश कर रही थी, एक डिग्री ली, फिर दूसरी डिग्री ली। मेरी सारी एजुकेशन शादी के बाद ही हुई है। तो मुझे ये था कि मुझे इनके बराबर आना है अपनी क्वालिफ़िकेशन की टर्म्स में। वो भी हो गया, मैं कॉलेज में प्रोफेसर भी हो गई, लेकिन फिर भी एक खालीपन क्यों था मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने थोड़ा रिफ़्लेक्ट किया इस बात पे कि ये क्यों है ये खालीपन। तो मुझे लगा कि मुझे मेडिटेशन ही वो खुशी दे सकती है। जब हम छोटे थे तब हमारे पापा मेडिटेट करते थे
और वो हम 3 भाई बहन हैं, हम तीनों को वो कोशिश करते थे कि हम भी मेडिटेशन में बैठें, लेकिन हम थोड़े रिबेलियस टीनेज में थे तो हमने कभी नहीं ट्राई किया। पर अब मुझे लगा कि मुझे ये विपस्सना करना चाहिए। अब विपस्सना करने के लिए आपको 10-12 दिन तक घर छोड़ के जाना पड़ता है, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, तो वो उस पॉइंट पे पॉसिबल नहीं था, बेबी छोटा था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा तो मैं चेकआउट करती हूँ मेडिटेशन सेंटर्स। मैंने चेकआउट करे तो मेरी आंखें रुक गई पिरामिड मेडिटेशन सेंटर पे। तो मैंने फिर उन लोगों को कांटेक्ट किया और मैं सिंस देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक। मेरे हस्बैंड ध्यान में 2017 में ही आ गए थे, लेकिन इनिशियली हमारे बीच में बहुत डिफरेंसेस हो गए थे जब मैंने ध्यान शुरू किया था। तो उसके बारे में ही बताएंगे अब हमें सर बताएंगे कि वो क्या डिफरेंसेस थे। डिफरेंसेस शुरू में हिच होती है ना, एक कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो, क्या चार्जेस करेंगे, क्योंकि मार्केट में आप जाओ तो आजकल इतने सारे सेंट्स और इतने सारे गुरुज हैं। तो इनिशियली तो यही हिच थी, और फिर जब इन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान शुरू किया तो इनकी शायद हीलिंग प्रोसेस शुरू हुआ, तो इनके शरीर में पेन शुरू हो गई। तो मैंने कहा, तब मुझे डर लगना शुरू हो गया कि क्यों कर रही हो, क्यों तुम्हारे शरीर में इतनी पेन हो रही है। तो ये सब खींच कर, पर जब मैंने धीरे धीरे ध्यान करना शुरू किया तो धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझ में आने लग गया कि सब ध्यान के कारण ही आपके शरीर में हीलिंग होती है, और उसी के कारण ये सारे प्रोसेस होते हैं आपकी बॉडी में। सो आपके ये डिफरेंसेस जो थे वो एक कंपैटिबिलिटी में चेंज होने लग गए। 6 मंथ्स तक रहे, उसके बाद दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे, तब से अब तक। ओके, सो पर आपने कैसे डिसाइड किया कि आप भी ध्यान में आना चाहते हैं? आप भी तो धीरे धीरे जब एक घर में एक पर्सन ध्यान कर रहा हो तो धीरे धीरे उसका असर बाकियों पे तो आता है ना। हाँ, एग्जैक्टली। जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस या चेतना, वो धीरे धीरे सेल्फ कॉन्शियसनेस भी आनी शुरू हो जाती है, वो डेवलप होती है। पर धीरे धीरे शुरू में हिच थी, शुरू में डर भी था, बट वो धीरे धीरे वो जैसे जैसे डर खत्म होता गया, वो ध्यान यात्रा शुरू होती गई। पर आपने इनमें कोई चेंज ऐसा देखा कि आपको लगा कि आपको भी ध्यान ट्राई करना चाहिए? एग्जैक्टली चेंज तो मतलब कि मुझे ये लगा कि ये अपने आप को थ्रू मेडिटेशन और थ्रू ध्यान ही अपने आप को हील करने में कैपेबल है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके कारण मुझे लगा कि मुझे भी ये ध्यान यात्रा अपनी शुरू करनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि आप लोग की मैरिज को 20 इयर्स हो गए हैं, जो कि आज के टाइम में देखा जाए तो काफ़ी लंबा टाइम है, बिकॉज़ आजकल के मॉडर्न टाइम में थोड़ा सा वैसे रहता है कि छोटी सी बात पे नोक झोंक और डिफरेंसेस आ जाते हैं। सो आप लोगों की इतनी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के पीछे क्या राज है, बताइए। मेरे को जो लगता है हमारे एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ के लिए, मेरे को लगता है कि 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। वन इज़ योर इमोशनल बॉन्डिंग, सेकंड इज़ अगर आपकी फिजिकल बॉन्डिंग भी है, एंड अगर आप दोनों ध्यानी हैं तो उससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है। आपका क्या कहना है काजल जी? पूजा जी, ये जो 20 ईयर्स आप बोल रहे हो, ये एक बड़ा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। पता ही नहीं चला कि 20 ईयर्स हो गए। और कभी भी जैसे मैंने आपको बताया था, हम फर्स्ट मीटिंग में ही आए, मुझे मालूम था दैट मैं इस इंसान को जानती हूँ और बहुत पहले से जानती हूँ। तो वो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं थे हमारे बीच में। लेकिन जब हम एक पॉइंट पे आ गए, जब मैंने ध्यान यात्रा शुरू करी और इनको लगा कि अरे ये तो सन्यासी बन गई, अब मेरे घर का क्या होगा, तो उसके लेकिन जब वो चीज़ सेटल हो गई, जब उनकी वो इनसिक्योरिटी सेटल हो गई, तो उसके बाद से तो मुझे याद नहीं हमारा कभी कोई डिफरेंसेस हुए हों। तो 20 ईयर्स तो कुछ भी नहीं है, 20 लाइफ टाइम्स भी मैं इनके साथ बिता सकती हूँ, अगर ये अग्री करें तो। इनका अग्री करना ज़रूरी है। एक्सीलेंट। आई थिंक आप अब उस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं दैट यू नो ये बॉडी Understand लेवल each पे, other. हाँ, ये सब चीज़ें वी अंडरस्टैंड कि इट्स लाइक सोल कनेक्शन। सो आई एम श्योर आपकी इतनी लाइफ जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे। सो आपको क्या लगता है, अध्यात्म से पहले आप उन चैलेंजेस को कैसे फेस करते थे, और उसके बाद अभी आप में अपने आप में क्या चेंज लगता है? अगर मैं इसको देखूं थ्रू मतलब कि मेडिटेशन में आने के बाद जो सबसे बड़ा चेंज मेरे अंदर आया वो है पेशेंस, सरेंडर टू द यूनिवर्स। इसका एक अभी तक मुझे एक एपिसोड याद है, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है। ध्यान में आने के बाद हम बेंगलोर में थे और मेरा बेटा यहाँ दिल्ली था,
तो उसका सडनली फ़ोन आता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, पूरी की पूरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, आगे से बस वाले ने टक्कर मार दी। सो अगर मेरे को ध्यान से पहले वाला अगर मैं रुपेश तेहरी होता तो शायद मैं उसको बहुत चिल्लाता, बहुत ज़्यादा चिल्लाता, बहुत मतलब कि उसको सुनाता रहता शायद। और तब उस दिन मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, फर्स्ट टाइम अंदर से रियलाइज़ हुआ, उसको मैंने सिंपल से बोला, बेटा तेरे को तो कहीं चोट नहीं लगी। तो ये भावना शायद मेरे को जो लगता है ये मेरे अंदर भाव ध्यान के बाद ही आया, ये पहले नहीं आ सकता था। वंडरफुल। अभी तक मेरे अंदर ये एक्चुअली छपा हुआ है। सो आपने खुद रियलाइज किया अपने अंदर ये चेंज, खुद रियलाइज किया ये। सो आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा तो पूरी लाइफ ही बदली है ध्यान के माध्यम से। जो मैंने अपनी आने वाली किताब में, जो मैंने किताब लिखी है, उसमें मैंने सब कुछ क्रॉनिकल किया है कि क्या चेंजेस आए मेरी लाइफ में। तो छोटी छोटी बातें जो हैं उससे आपको पता चलता है कि आप कुछ तरक्की कर रहे हैं या नहीं। तो आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा है, जो लोग आपको इरिटेट करते थे, मुझे मेरे घर में कोई भी इरिटेट करता है, मुझे मेरा बड़ा बेटा ही इरिटेट करता था, तो मुझे काफ़ी उस पर तब हमेशा हम दोनों की खटपट होती रहती थी, मेरे और मेरे बड़े बेटे की। और मुझे लगता था ये बहुत गलत है, ये कोई बात नहीं सुनता। जब मैंने ध्यान में आई और मैं बहुत रीडिंग भी करती थी, तो मुझे पता चला कि ये तो मेरे अंदर की कमियों को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर के नीचे से किसी ने कारपेट खींच दिया हो, कि ये तो मेरे लिए लेसन्स हैं जो मुझे लग रहा है इसको नहीं आता, इसको नहीं समझ आती बात, ये हमको फॉलो नहीं करता। तो मैंने ये सीखा कि ये मेरे लिए लेसन्स हैं। तो मेरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो गया। मैं जहाँ पे उसको दोषी मानती थी, मुझे लगा कि तो मेरे से भी ग्रेटर मास्टर है, जो कि मुझे ये लेसन, उसने डिफ़िकल्ट लेसन चूज़ किया है। मतलब आपको सब डांट रहे हैं, आपको सब बोल रहे हैं, और आप नहीं जानते भी आप कौन, अपने ट्रू सेल्फ को नहीं जानते। तो वो उसने भी इस घर में आने का प्लान किया, और शायद हमारे दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उसने ये पार्ट प्ले करना अग्री किया कि हम उसको इतना गुस्सा करें, हम उससे अग्री नहीं कर रहे हैं, हमें वो गलत लग रहा है। तो मैंने एक्सेप्टेंस का भाव सीखा कि अनकंडीशनल लव नाम की चीज़ क्या होती है। वो उस पॉइंट पे मुझे समझ आया कि आप में जो भी कमी है, आई स्टिल लव यू। तो वो बहुत बड़ा लेसन था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और हाँ, मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में ये एपिसोड सबसे इम्पॉर्टेंट था कि मुझे एक्सेप्टेंस और अनकंडीशनल लव सिखाया मेरे बड़े बेटे ने, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम। वाओ। इसी से मुझे अपनी जर्नी का भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे आपने बोला, तो इवन आई फील कि आपके जो बच्चे होते हैं आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ऐसे ही जैसे आपने बोला अनकंडीशनल लव, तो हम कहते तो हैं कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। नहीं होता। सो मेरी डॉटर ने भी मुझे ये सिखाया बहुत अच्छे से कि आपकी कमियां बताने के लिए आपके पास पूरी दुनिया है, बट एक माँ बाप ही हैं जिनके पास जाके आप समझते हो कि वो आपको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे। सो इवन दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। सो बहुत ही आपने मेरी भी मेमोरीज रिफ्रेश कर दी इसके साथ। सो ब्यूटीफुल, बहुत ही मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके। सो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी इस बारे में कि जैसे कि अभी बताया मैम ने कि बचपन में उनके फादर मेडिटेशन किया करते थे और चाहते थे कि उनके बच्चे भी बैठें, बट उनको काफ़ी लेट समझ आया। तो आपके बच्चों का इस बारे में क्या स्टेट है? सो वो इंस्पायर होते हैं आपकी लाइफ से या कैसे रिएक्ट करते हैं? बेसिकली 2 बेटे हैं मेरे, एक 20 साल का और एक 16 साल का। जब हम दोनों ने ध्यान शुरू किया था तो हमने शुरू में कोशिश की कि दोनों को ध्यान के इस जर्नी में अपने साथ लिया जाए। बड़े वाले बेटे में अभी तक हिच है, कभी ध्यान करता है कभी नहीं करता। जब उसको कहेंगे कि हाँ आज ये आधा घंटा ध्यान करना है तो कभी 15 मिनट करेगा, कभी 20 मिनट करेगा, कभी बीच में उठ के चला जाएगा। बट छोटे वाला बेटा रेगुलर टिल डेट वो ध्यान कर रहा है, डेली हाफ एन आवर, चाहे सोने से पहले वो एक बार ही ध्यान दिन में ज़रूर करता है। सो आप एज अ मदर कैसे इंस्पायर करते हैं उनको ध्यान करने के लिए? क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़ा सा ध्यान से दूर भागते हैं बिकॉज अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। इट्स नॉट दैट दे डोंट वांट टू डू इट,
बट थोड़ा सा माइंडसेट अलग है। तो बीइंग अ मदर आप कैसे इंस्पायर करते हैं? बड़े वाले को तो मैंने जो मेरी गलत तरीका था उससे डील करने का, उसी तरीके से मैंने कोशिश करी, ज़बरदस्ती डांट के, ये बोल के कि तुमको इतनी सी बात नहीं समझ आती। तो आज मैं अपनी उस मिस्टेक को समझ पा रही हूँ कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ध्यान करने के लिए। ध्यान करना एक एनर्जी है, आप एक एनर्जी अपने रिफ्लेक्ट करते हो, एक ऊर्जा है, तो उसको आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप में चेंजेस आते जाते हैं, आप और ठहराव आ जाते हैं, आप और स्थित प्रज्ञा में आ जाते हैं। इन्होंने भी थोड़ा टाइम तो मेरे को बहुत अपोजिशन किया, लेकिन अपनी वाइफ से कितना ही करेंगे लेकिन बच्चों का तो ऐसा नहीं है, वो तो कर सकते हैं। तो बड़े वाले को फिर छोड़ दिया मैंने, बोलना छोड़ दिया कि ठीक है तुम्हारा अपना बात है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एकदम से ध्यान को पकड़ ले। हमने भी तो कितना लेट पकड़ा था, मेरे पापा तो कब से ही ध्यान करते थे और उन्होंने भी हमको डांट के बिठाने की कोशिश करी, तो हमने रिवोल्ट किया। फिर अपने आप लाइफ की सिचुएशंस आई जब हम खुद ब खुद ध्यान की तरफ टर्न कर गए। तो मैंने ये बात सोची कि इसका जो पाथ है ये वो फॉलो करेगा और आप किसी के पाथ को बदल नहीं सकते। अगर आपकी सोल का प्लान ये है कि आप कुछ धक्के खा के आओगे मार्ग पे, तो आप आओगे। और अगर आपकी सोल का ये प्लान है कि वो अपने आप ही होता है ना, जैसे नेचुरली आप इंक्लाइंड हो, तो बड़े वाले का तो ये केस था। अब क्या है, हमने उसको बोलना छोड़ दिया कि अच्छा ठीक है, जब वक्त आएगा आप अपने आप करोगे। पर मतलब उसमें थोड़ा रियलाइजेशन है कि कुछ तो बदलाव आया है मम्मा में। फॉर एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि वो एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे उनके कॉलेज में सभी, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं भी अप्लाई करूं। तो अगर मैं वो पहले वाली काजल होती तो मैं उन्हें बोलती ऑफ कोर्स ये तो आपको करना ही चाहिए, आपने ये भी नहीं किया तो आपने क्या किया। लेकिन वहाँ से उस रात को जब वो हमारे पास लेटा हुआ था तो मैंने इनको बोला, मुझे नहीं मालूम था वो सुन रहा है, तो मैंने इनको बोला कि आपको जैसे सही लगता है आप वैसे कीजिए। आपको लग रहा है कि सब लोग भाग रहे हैं माइंडलेसली और आप नहीं भागना चाहते, तो वो आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से कोई आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है। आपको जैसे सही लगता है आप वैसे कीजिए। तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बड़ा बेटा सुन रहा है, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या ये मेरे पर भी अप्लाई करता है। तो मैंने कहा बिल्कुल आपके ऊपर भी अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पापा पे ही अप्लाई करते हैं, आप पर भी अप्लाई करते हैं। ये तो बड़े वाला था। जो छोटे वाला है वो छोटा था, मुझे लगता है उसके अंदर ध्यान के संस्कार शायद काफ़ी लाइफ टाइम से हैं। तो उसने काफ़ी ऐसे नेचुरली, जैसे मछली को कोई सिखाता नहीं है पानी में तैरना, इट कम्स नेचुरली। तो छोटे वाला तो एकदम से आ गया, हमने बोला ध्यान में और वो बैठ गया ध्यान में। मैंने बोला चलो पिरामिड चलते हैं, मेडिटेशन करें, और वो चल पड़ा। तो उसकी जर्नी काफ़ी सहज रही है और मतलब उसने, ठीक है हर किसी का अपना पाथ है। तो इस तरह से दोनों बच्चों ने डिफरेंटली रिएक्ट किया हमारे तो इसमें क्या होता है कि आपको ये भी समझ आता है कि एक रोज है और एक लोटस है। exactly. और आप फोर्स नहीं कर सकते कि तुम मैरीगोल्ड क्यों नहीं बनते, तुम लोटस क्यों नहीं बनते। हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी का अपना पाथ है। सो बहुत ही खूब, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। बिकॉज आज के टाइम में जिन बच्चों को इस तरह के पेरेंट्स से वो एटमॉस्फेयर मिलता है ध्यान वाला, तो उनकी ब्रिंगिंग अप कैसी होती है और उनके पेरेंट्स किस तरह से उनको फ्रीडम देते हैं। मतलब जो संसार में निर्वाण, जो हम सही के मायने में कहें तो अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट के द्वारा आपने कैसे अपने बच्चों को वो फ्रीडम भी दिया और वो ट्रस्ट भी दिया, जो कि बहुत ही आज के टाइम में आई फील इम्पॉर्टेंट है। सो जैसा कि आपने बताया कि आप ध्यान में पहले आ गई और सर नहीं थे तब तक ध्यान में, तो उस टाइम पे जो गैप था, जैसे कि उन्होंने बोला कि ही वॉज लिटिल रिलक्टेंट अबाउट इट, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उस टाइम पे? उस टाइम पर जब मैं ध्यान में आ गई थी तो मैं थोड़ी सन्यासी टाइप की हो गई थी। मुझे जो मैं पहली वाली थी वो मैं बिल्कुल पलट गई थी। तो ये इनके लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं सारा टाइम बुक पढ़ती रहती थी, मैं सारा टाइम ध्यान के वीडियोस देखती रहती थी, मैं सारा टाइम ध्यान करती रहती थी। मुझे मेरी लाइफ का ये ऑब्सेशन हो गया था, तब तक मुझे बैलेंस करना नहीं आया था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगता था ये लोग कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रही थी, मेरी आंखें भी नम हो गई थी कि कोई मेरी बात नहीं सुनता इस घर में।
और मैं ये सोच रही हूँ और बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं, बहुत ही सॉरी इमोशनल स्टेट में थी मैं। तो उस पॉइंट पे मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरे आसपास कोई ब्लैंकेट आ गया हो, बहुत लविंग, एक वार्मथ जिसमें मैं बिल्कुल लाइट फील कर रही हूँ। मैं उतनी दुखी नहीं, मैं दुखी बिल्कुल नहीं रही, मैं एक बहुत अलग स्टेट में चली गई थी। तो उस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि सब ठीक है और सब अच्छा होगा, वो अंडरस्टैंडिंग आई। हस्बैंड तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो ही चुकी थी कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है पता नहीं कहाँ किस मार्ग पे चल रही है। ऊपर से मेरी थोड़ी बॉडी में भी हीलिंग होनी शुरू हो गई। हमको पता नहीं था हमारी बॉडी में क्या क्या है, लेकिन वो अपने आप को प्रकट करने लगा था जब मैंने ध्यान शुरू किया। तो ये फेज़ मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि मुझे हमेशा इनकी सपोर्ट थी जब हम ध्यान में नहीं थे, और अब जब मुझे हमेशा सपोर्ट थी। सिर्फ वो 5-6 महीने मुझे इनकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी, और उस पॉइंट पे मैं कभी अकेला फील करती थी और कभी मुझे लगता था कि शुक्र है कोई ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला नहीं है ध्यान में। तो ये था, तो वो भी फेज़ मज़ेदार था। मैंने जनरली मेरी बात नहीं सुनते थे उस पॉइंट पे, हमारी बातचीत थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन जिस दिन मुझे लगा कि आज ये शायद बात सुनेंगे, तो तब मैंने इनको बोला कि देखो, हमारा ध्यान करने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा तो कुछ अच्छा ही होगा। ये पहली बार था जब मैंने इनको भाषण नहीं दिया था, ये नहीं बोलते कि तुम नहीं करो, ये तो तुम्हारे बैड कर्मास हैं। ये पहली बार था जब मैंने अपनी दिल की बात बोली थी कि हम ध्यान करेंगे तो हमारा कुछ बुरा नहीं होगा। और जब मैं उस रूम से बाहर निकली तो मुझे एकदम से एक फ्रेग्रेंस आने लग गई, एक खुशबू, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये आप अपना सत्य, मैंने शायद अपना सत्य पहली बार बोला था, और बिना किसी जजमेंट की स्पेस से। एब्सोल्युटली हाँ, वो एक मैंने अलग स्पेस से ही बोला था। उससे पहले मैं इनको जज ही करती थी कि नॉन ध्यानीस, बिल्कुल बेकार। तो वहाँ से आज जब मैं इस स्पेस पे आ गई, तो वो होते ना, आप अपनी सोल की बात सोल समझती है, तो वो इनको भी समझ आ गया उस दिन, और इन्होंने कहा कि चलो एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ। ट्राई करे तो गए बस। ब्यूटीफुल। सो एक बात बताइए कि आपको लगता है कि ध्यान करने से एक कपल की लाइफ बहुत ही बेटर हो जाती है और हर एक मैरिड कपल को ध्यान करना ज़रूरी है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पहले भी एक लविंग और सपोर्टिव कपल थे, लेकिन एक बचकानापन था। इनको गुस्सा आ रहा है तो मैं उसको भड़काती ही थी। वो मेरी समझ जितनी थी, आप उतनी समझ से ऑपरेट करते हैं। हाँ, आपकी आपस में बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, लेकिन कोई सिचुएशन क्राइसिस की आती है, घर में कोई बात हो जाती है, बच्चों की कोई बात हो जाती है, तो आप सामने वाले पर्सन को, आप अपने पार्टनर को, मैं उस पॉइंट पे जो मुझे समझ आता था, मैं बहुत नमक मिर्ची लगा के उसको बढ़ाती थी बात को। अब तो ये हो गया कि ये सब तो ड्रामा चल रहा है, क्यों हम इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कि आप खेल का, पहले आप खेल रहे हैं पूरी शिद्दत से, और अब आपको दिख रहा है कि ये खेल ही तो है, खेल रहे हैं। कोई आपसे बुरी तरह से बात कर रहा है, आप वो भी डाइजेस्ट कर लेते हैं कि कोई नहीं, कुछ लेना देना है, कुछ एनर्जेटिक है जो हमने इनका देना है। और हमारे पत्नी सर तो बोलते भी हैं कि किसी को जज मत करो, नो इंटरफेरेंस मत करो, फालतू मत बोलो, शांत रहना बेहतर है। तो एक कपल जो ये बात समझ जाए, जैसे हमारी जब मैरिज हुई थी तो हमारे वो बड़े ग्रह नक्षत्र में लाए जाते हैं, तो आपके पॉइंट्स भी देखे जाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि वाह, हमारे इतने नंबर हैं हम दोनों के 36 में से। तो मुझे लगता है कि आज तो उस पॉइंट पे जब आप ध्यान में आ जाते हो, तो ये सब चीज़ें कोई इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे स्पेस से कनेक्ट करते हो जहाँ पे आप टोटली एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो, टोटली आपको समझ आ रहा है कि सब तो ड्रामा ही है। मेरे हस्बैंड को काफ़ी शौक है ये बात बोलने का कि लुक, आई एम द हस्बैंड। तो मुझे लगता था कि ध्यान में आने के बाद दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग का भी अलग लेवल शुरू हो जाता है। एब्सोल्युटली। और आप एक इंडिविजुअल पर्सन को एज ए इंडिविजुअल पर्सन देखते हो, एज अ सोल लेवल देखते हो कि ठीक है, एवरीबडी इज प्लेइंग देयर पार्ट, एवरी सोल इज कंप्लीट। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार सेगमेंट है जिसका नाम है यादों की बारात, जिसमें हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और आपको उनसे जुड़ी हर मेमोरी को हमारे साथ शेयर करना है। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे फर्स्ट पिक्चर। यंग
डायनेमिक स्कूल टीचर, लव एट फर्स्ट साइट। अरे वाह। ये शादी से पहले की बेसिकली तस्वीर है, तो बिल्कुल यंग डायनेमिक, जो मैंने सोचा था एक स्कूल टीचर से शादी करूंगा, तो जब मैं देखने गया था तो बिल्कुल ऐसे ही यंग टीचर, एक स्कूल टीचर से। तो वैसे ही आपको दिखी। तो ये आपको फोटो उनकी जब रिश्ता आया था तभी दिखाई गई थी? नहीं, उसके बाद हमने share की ओके, थी। उसके बाद की। तो चलिए देखते हैं एक नई तस्वीर। ये तस्वीर लास्ट ईयर पिरामिड वैली में मैं 10 दिन का रिट्रीट करने गया था, जिसमें 10 दिन हमें 8-8, 10-10 घंटे ध्यान करना था, मौन में रहना था और ओनली लिक्विड डाइट पे रहना था। तो ये वहाँ की पिरामिड वैली की ध्यान करते हुए ये मेरी तस्वीर है। इसके साथ इनकी रिट्रीट से मेरी भी एक मेमोरी जुड़ी है कि 10 दिन तक मुझे पूरा घर मैनेज करना था और मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार हो गई थी और मुझे ये डिसीजन लेना था कि इनको वापस बुलाया जाए या नहीं। तो वो पीरियड ऐसा था जिसमें कि मैं डेस्परेटली चाहती थी कि ये अपनी यात्रा पे आगे बढ़ें और फैमिली इनको पीछे खींच रही थी और मैं डेस्परेटली चाहती थी कि आगे बढ़ें। लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी। अब वॉरियर नहीं होते, वो फ्रंट पे जो आ जाते हैं आगे, सोल्जर, कि नहीं मैं मैनेज करूँगी, किसी भी तरह से मैं 10 दिन ये निकालूंगी। और मैंने वो कोशिश करी शायद और इनका वो रिट्रीट पूरा हुआ। एक सवाल आपसे और कि आप जब अपना पुराना देखते हैं रुपेश और आज के टाइम, सो अभी आपने बोला कि 10 दिन की रिट्रीट फॉर अ मैन, यू नो, स्पेंडिंग दैट मच टाइम फॉर अ रिट्रीट, 10 दिन के लिए घर छोड़ के जाना, अपना काम, घर परिवार। सो आपने इस चीज़ को कैसे डिसाइड किया कि आप कि एक्चुअली पता नहीं, ये अंदर से एक आवाज़ थी जब कोरोना काल में ये मास्टर प्रदीप विजय की एक ऑनलाइन रिट्रीट हुई थी, आई थिंक 24 दिन की थी। तो जब वो ऑनलाइन रिट्रीट हो रही थी तो तभी मेरे को अंदर से ये आ गया था, जिस दिन ये ऑफलाइन रिट्रीट होगी मेरे को, तभी मैंने उसी समय जब ऑनलाइन रिट्रीट चल रही थी, शायद लास्ट दिन था, तो मैंने इनको बोल दिया था पूरी फैमिली को, जिस दिन ये ऑफलाइन रिट्रीट होगी पिरामिड वैली में मैं ज़रूर जाऊँगा। तो बाकी मास्टर्स की मर्जी, जैसे ही ऑफलाइन रिट्रीट हुई, आई थिंक ये सेकंड रिट्रीट थी, फर्स्ट में तो मैं जा नहीं पाया था, सेकंड में मैं पूरा का पूरा 10 दिन ज्वाइन कर पाया। अमेजिंग। आई थिंक योर वाइब क्रिएट्स योर, अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। सो आपने जब ये वाइब्स यूनिवर्स में देनी शुरू करी तो अपने आप वो सिचुएशंस और वो सब सामने आके खड़ा हो गया। जी। सो देखते हैं हम नेक्स्ट तस्वीर। ये हमारी लास्ट ईयर ध्यान महाकुंभ में हम लोग गए थे। ओके। तो वहाँ पे हम ईट आउट करना चाहते थे, मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत मन करा था। तो ये उस कैफ़े की फ़ोटो है जहाँ पे हम दोनों ने कॉफ़ी पी थी और अकेले में डेट किया था हमने बहुत टाइम बाद। तो बहुत अच्छा लगा था। एक स्टोलन डेट नहीं होती जैसे कि आप चुपचाप से बस खिसक जाओ और 1 कप 2 कप कॉफ़ी लेके बैठ जाओ। तो ये बड़ा प्रेशियस हमारे लिए डे था। बहुत सालों बाद। एंड इट्स अ मिथ, एंड आई फील कि आप बोलते हो कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो तो आप लाइफ एंजॉय करना भूल जाते हो, पर Yes, आपने बिल्कुल उसमें नहीं। से भी बिल्कुल नहीं। कितना अच्छे से अपना टाइम और मोमेंट निकाल के उसको भी चेरिश किया, सो विच इज़ वेरी कमेंडेबल। हमने हमारे जो एन्जॉयमेंट है वो लाइफ की कई गुना बढ़ गई है हर चीज़ में, चाहे फिजिकली, चाहे इमोशनली, चाहे स्पिरिचुअली। हम इंटीमेसी में क्लोज ही आए हैं हर एस्पेक्ट में। और फिर ज़्यादा खटपट तो होती नहीं, खटपट होती भी तो लगता है कह रहे नया ड्रामा मास्टर्स टेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमको पता होता है कि हमारा टेस्ट चल रहा है, तो वो आप फिर इतना इंडल्ज ही नहीं करते। आप कोशिश करते हो टेस्ट में पास हो जाओ। वेरी नाइस। सो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट तस्वीर। ये तो बस बड़ा बेटा कार्तिक है ऑन द राइट और छोटा बेटा लेफ्ट यतिन। ये हमारी फैमिली फ़ोटो थी। जब photo। बच्चे अब होते हैं, अब वो अब फैमिली के साथ नहीं क्लिक कराना चाहते। तो ये वो मोमेंट था जब हमने कहा कि नहीं, एक फ़ोटो तो हमारी एक साथ होनी चाहिए। वो उनको फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रहता है कि फ्रेंड्स के साथ हम कूल फ़ोटोज़ खिंचवाएं, ये दोनों के साथ क्या खिंचानी है। तो इसमें पर हमने इनको पकड़ लिया था। एक्सेलेंट। सो लवली फैमिली एंड लवली पिक्चर। थैंक यू। सो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट तस्वीर। ये अभी रिसेंटली शायद हम दोनों की पहले एक वर्कशॉप थी जिसमें हम दोनों ने इकट्ठे मिलकर ध्यान सिखाया था। मेरे कॉलेज में ही हुई थी एक नेशनल वर्कशॉप में, तो इसका टाइटल हमने रखा था स्ट्रेस मैनेजमेंट बाय मेडिटेशन।
तो हम दोनों ने वहाँ जाके कम आई थिंक 60 to 70 नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए थी एक वर्कशॉप, जिसमें हमने पहली बारी ध्यान सिखाया था। ये उसी की फ़ोटो है। तो प्रिंसिपल सर ने हमें जो गिफ्ट दिया था, उस मोमेंटो दिया था, उसी की ये क्लिक की। ये इसकी मेमोरी बहुत प्रेशियस है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा संसार में निर्वाण का पहला वो था। जैसे आपको लगता है कि कपल ध्यान कर रहे हैं तो वो बोरिंग हो जाते हैं, तो जब हमने इस वर्कशॉप को कंडक्ट किया तो जो हमारी केमिस्ट्री थी बीच की, वो सबके सामने थी। मतलब हमको कुछ बनाना नहीं पड़ रहा था, वो बहुत एपरेंट था कि वो ये तो कपल अच्छा लग रहा है कपल, और इनकी तो ध्यान भी दोनों करते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि हमने एक शिफ्ट किया उस, जो नॉर्मली आप सोचते हैं ध्यानी लोग, बोरिंग लोग, कपल तो क्या ही होते होंगे, बस अपना बैठे रहते होंगे, तो वो वहाँ से लोगों को ये लगा कि अरे नहीं, ध्यान करने वाले कपल भी कूल होते हैं भाई। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है इस फोटो के बारे में। सो ये एक बात तो ऑफ कोर्स है ही जो आप बोल रहे हैं, बट एक बात मैं ये भी सोच रही थी कि मोस्ट ऑफ द कपल थिंक कि एक वर्क फील्ड में नहीं होना चाहिए, तो जिससे वो बहुत उनकी स्पेस हिंडर होती है, उन्हें लगता है, और वो कंफर्टेबल नहीं होते। बट आप लोगों ने जब साथ वर्कशॉप ली और लोगों ने आपकी केमिस्ट्री देखी, तो आपको कैसा लगा? मुझे तो ये बहुत मुझे इट गिव्स मी अ हाई कि आप अब सबको, हम दोनों को मालूम है कि हमारी बहुत बनती है, लेकिन वो जब आप उस ऊर्जा को आप बाहर प्रसारित करते हो, तो वो एक मतलब एक सभी लोगों को लगता है ना मेल डोमिनेटिंग, जब नहीं तो वुमन का एक ही प्लेस है, किचन ही उसका प्लेस है। तो ये इसको हमने रीडिफाइन किया, क्योंकि हम दोनों में ये कुकिंग एक्सपर्ट हैं और मैं डोमिनेटिंग थी, तो हम उसको रीडिफाइन करते हैं कि भाई एक कपल क्या होता है, कैसा होना चाहिए, और मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी एक दूसरे की स्पेस को अब पहले भी, हाँ पहले भी ठीक था, लेकिन अब तो एक टोटल एक्सेप्टेंस कि अच्छा तुम्हें ठीक लग रहा है तो ये ऐसे ही करो। वेरी नाइस। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट तस्वीर को। ये भी लास्ट ईयर रिट्रीट के बाद मेरा बड़ा मन था, उस रिट्रीट के बाद, कि मैं अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पिरामिड वैली लेके जाऊँ। मेरे इन लॉज वहीं बेंगलोर में ही रहते हैं, तो सितंबर में रिट्रीट थी, 3 महीने बाद मेरे को फिर दोबारा दिसंबर में मौका मिला। तो वहाँ जब गए तो पिरामिड वैली में एक जगह है तपस्थली, तो वहाँ जब हमने 10 दिन की रिट्रीट की थी तो हमें भी ऐसे कहा जाता था कि आप रॉक्स पे लेट के और पूरे ऊपर देखो, और इससे आपको बहुत अंदर से कुछ ना कुछ आपकी हीलिंग होगी। तो ऐसे ही मैंने सब बच्चों को जितने थे, मैंने सबको कहा, मैंने कहा सब रॉक्स पे लेट के और ऊपर आसमान की तरफ देखते रहो। तो इन सब ने ये, तो हमने फ़ोटो क्लिक की थी वहाँ पर। एक्सीलेंट। सो आप जब बोल ही रहे हैं तो कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि रॉक पे लेट के और आसमान को देखना। वो बहुत ब्यूटीफुल था, और ऐसा एक कनेक्टेडनेस, एक कनेक्शन नेचर से भी, हमको आपस में कनेक्ट तो बन जाता है, लेकिन जब आप नेचर से भी कनेक्ट होते हैं तो वो आपकी ध्यान की जर्नी को बहुत आगे बढ़ाता है। जब आप वननेस में आने जीना शुरू कर देते हैं कि कोई भी तो अलग नहीं है। बहुत खूब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट तस्वीर। ये यहीं की है, पीएमसी के इनॉग्रेशन पे पत्री सर से आई थिंक मैं 4th टाइम मिला था। कभी फ़ोटो क्लिक नहीं की, स्टार्ट किया था परिनिर्वाण में, सर से एक बारी मिला था। जब पहली बारी मैंने सर से पूछा था कि सर मेरे लिए क्या आदेश है, तो सर ने सीधा सा कहा था कोई आदेश नहीं है, ध्यान करो। उसके बाद 1-2 बारी और मुलाकात हुई, फिर जब पीएमसी का यहाँ इनॉग्रेशन हुआ था, यहीं पर ये फ़ोटो, सर वहाँ सोफे बैठे हुए थे, तो हमने फ़ोटो क्लिक की थी। बहुत खूब। यू पीपल आर सो ब्लेस्ड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पूजा जी। एक बुद्ध पुरुष के साथ आप रहे, आप में इतनी समझ आई कि आप उनको पहचान पाए। नहीं तो आपके सामने से कोई भी चला जाए, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन क्या आप उनको पहचान पाए, आप उनके सानिध्य में घूम फिर पाए, उनके हाथ का बना हुआ खाना खा पाए। ब्लेसिंग। दैट इज़ द मैजिक ऑफ गुरु। आई थिंक देयर एनर्जी, कि वो उस एनर्जी से वाइब्रेट करते हैं कि उनके आसपास का हर इंसान, क्या हर नेचर, हर कुछ वो छू जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो चलिए देखते हैं अब अगली तस्वीर को और जानते हैं उसकी मेमोरी के बारे में। इसके ऊपर तो, इस तस्वीर के पीछे तो बहुत लंबी कहानी है। एक्चुअली ये सेम जो लास्ट ईयर में रिट्रीट करने गया था, 10 दिन की रिट्रीट में, तो वहाँ पर जब हमें कुछ नहीं खाना था, बिल्कुल बोलना नहीं था 10 दिन, और 8 से 10 घंटे ध्यान करना था,
तो बहुत सारी इमोशनल हीलिंग हुई थी। तो उसी रिट्रीट में क्या हुआ था कि मैं पहले इन लॉज के घर गया, इन लॉज के घर से मैं यहाँ पिरामिड वैली बेंगलोर में गया रिट्रीट करने। तो इस रिट्रीट के दौरान ही एक बीच, मेरे को कुत्तों से बहुत डर लगता था उससे पहले, बहुत ज़्यादा डॉग से मैं बहुत ज़्यादा डरता था। तो जैसे ही इस रिट्रीट में एक बिच मेरे पास बैठी और मैं उसको सहलाता जा रहा हूँ और रोता जा रहा हूँ, सहलाता जा रहा हूँ और रोता जा रहा हूँ, इतना रोता जा, मतलब कि अंदर जो मेरे इमोशंस थे, जो फियर थे ना, वो पूरे के पूरे बाहर निकल गए। तो जब हमारी लास्ट डे, मतलब कि लास्ट डे रात को हमें हमारे फ़ोन दे दिए गए, तो मेरे को पता चला कि मैंने फ़ोन किया सबको कि हाँ मेरी रिट्रीट ख़त्म हो गई है। एक दिन पहले की बात है, रिट्रीट से लास्ट डे हमें फ़ोन दे दिए। तो मुझे पता चला कि मेरे इन लॉज ने एक छोटा सा डॉगी ले लिया, उसका नाम है स्काई। और मुझे अंदर से आवाज़ आई कि कल चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे स्काई से मिलकर ही जाना है। तो मैंने लास्ट डे का अपना सारी कैब्स कूब्स की सारी एडजस्टमेंट करी और मैं गया और मैंने उसको अपनी पूरी गोदी में उठाया और बहुत सारा प्यार किया। ये पूरे का पूरा उससे रिलेटेड है। वेरी नाइस। तो कैसे आपके फियर्स जो है स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गए और आपको उसका पता भी नहीं चला, और जब जब फियर वो स्ट्रेंथ में बना तब आपको पता चला कि आप क्या मिस कर रहे थे, क्योंकि जो उससे पहले अगर वो उनके घर आया होता तो शायद मैं उनके घर भी नहीं जाता। इतना डर था मुझे, और वो 10 दिन में ही वो फियर एनर्जी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। सो चलिए चलते हैं अपने रैपिड फायर राउंड में, जिसमें आपको एक एक शब्द में फटाफट से जवाब देना है। ठीक है, स्टार्ट। यस। आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं? 3 शब्दों में कुछ बताइए। समटाइम्स क्यूट, समटाइम्स इरिटेटिंग। वो एक श्री कृष्ण का भजन है, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का तुम गीत हो। तो मेरे कोई भी 3 शब्द चुन लीजिए इसमें से। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। आपकी कोई एक कमी जिसे आपकी पार्टनर पूरा करते हैं या करती हैं? मुझे लगता है लाइटनेस एंड फन। ओके। मुझे लगता है अनकंडीशनल लव, जो मेरे पास नहीं था। एक ऐसी बात बताइए जिसके लिए आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहेंगे। मेडिटेशन, मेरे अंदर मेडिटेशन का, इसको क्या बोलेंगे हम, बेसिकली भाव लाना। आप काजल जी? किसी की केयर कैसे की जाती है, हाउ मच यू कैन गिव, कितनी केयर कर सकते हो आप किसी की, ही डिफाइंस दैट। सो छुट्टी के दिन में आप दोनों ज़्यादा क्या पसंद करेंगे, कहीं बाहर घूमने जाना या फिर घर बैठकर एक दूसरे के साथ समय बिताना? छुट्टी के समय तो हम कोशिश करते हैं कि हम पिरामिड में चले जाएं ध्यान करने, या किसी नेचर में पार्क में चले जाएं और बहुत सारी सैर करें और अपने मोमेंट्स को एंजॉय करें। ये किचन में मेरे लिए कुछ बनाए। आई लाइक दैट। कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपनी बकेट लिस्ट में रखी हुई है लेकिन अभी उससे पूरा नहीं कर पाए हैं और पूरा करना चाहते हैं? ध्यान में आने के बाद ना मेरा बहुत ज़्यादा पिरामिड्स के प्रति लगाव बढ़ता गया। तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा है कि मुझे एक बार इजिप्ट जाना है, जो शायद 2017 से पहले कहीं भी मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सारे 3 या 4 बार मैं पिरामिड वैली जा चुका हूँ, करताल जा चुका हूँ, और उसके बाद अभी भी हम हर संडे कोशिश करते हैं घर के पास नजफगढ़ वाला पिरामिड है, वहाँ जाके ध्यान करें। तो अलग सा ना एक पिरामिड्स के साथ लगाव हो गया। तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा है कि मुझे एक बार इजिप्ट जाना है। आप काजल जी? मुझे है कि जैसे कुछ साइट्स होते हैं जिसको बोलते हैं वर्ल्ड में पावर साइट्स बोलते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी साइट्स होते हैं। तो मेरा मन है कि मैं उन सभी साइट्स को विजिट करूँ। नाइस। सो अगर आपको एक दूसरे में कोई एक आदत बदलने का मौका मिले तो वो कौन सी होगी? बताइए जी, कौन सी आदत है? आप ये बहुत जल्दी वर्कड अप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कड अप हो जाते हैं, तो मुझे लगता है रिलैक्स। कितना ही है हमारे हाथ में, क्या इतना ची करनी। आप बताइए। मुझे लगता है कि जैसे कोई भी चीज़ एक इनके पास आती है ना, उसको लेके तो पूरा खींचतान एंड तक, जब तक वो पूरा नहीं होगा ना, उसको वो पीछे पड़ी रहती हैं। तो ये मुझे लगता है इनको चेंज करना चाहिए। ओके। अच्छा, आपका सबसे बड़ा सबक जो आपने अध्यात्म में आने के बाद सीखा?
मैंने अध्यात्म में आने के बाद सब कुछ ही सीखा है, पर अगर आप मेरा टॉप मोस्ट कहेंगे तो सरेंडर। सेम, सरेंडर टू द यूनिवर्स। सो लॉकडाउन के दौरान कोई ऐसी नई बात जो आपने एक दूसरे के बारे में डिस्कवर की हो? मैंने डिस्कवर किया कि ये बहुत अच्छे कुक हैं, ये हलवाई हैं। फिर तो हमें भी इनके हाथ का खाना खाना अपने बारे पड़ेगा। में तो यही डिस्कवर किया जो मैंने कभी जिंदगी में कभी मैंने किचन में घुस के नहीं देखा था, और मैंने पता नहीं क्या क्या बना डाला, मुझे खुद भी नहीं पता। इनके बारे में क्या डिस्कवर किया आपने? जो बेसिकली मैंने पिछले नॉट ओनली लॉकडाउन, पिछले 5 सालों में ऑब्जर्व किया ध्यान में आने के बाद कि शी कैन हील हर सेल्फ विदाउट टेकिंग अ सिंगल मेडिसिन। चाहे 104 बुखार हो, वो मेडिसिन नहीं लेती, अपना 3-3, 4-4, 5-5 घंटे ध्यान करती हैं, पूरे पसीने पसीने होकर उसी समय, चाहे कोई जितना मर्जी 104 हो 103 हो, उसको फिनिश कर देती। वाओ, दैट्स द पावर ऑफ मेडिटेशन। यही ध्यान की जो शक्ति है जिसे हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है। वंडरफुल। सो रुपेश जी, आपके लिए एक टास्क है। आपको सबको बताना है कि काजल जी के लिए आपके मन में क्या फीलिंग्स हैं। या तो आप पोएम के रूप में बता दीजिए, या शायरी, या फिर गाकर। 2 लाइन्स हैं, वही सुना देता हूँ। ज़रूर। हम तुम्हें चाहते हैं कैसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। यही फीलिंग है मेरे मन में। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। आप भी बता दीजिए कुछ रुपेश जी के बारे में। यूँ तो मैं इनके ऊपर बहुत सारे गाने कंपोज करती रहती हूँ, लेकिन इस समय जो मुझे गाना इनके लिए स्ट्राइक कर रहा है वो ये है, गली में आज चांद निकला, जाने कितने, जब ये रिट्रीट से वापस आए थे तब मेरी फीलिंग्स थी। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। वाओ, बहुत ही मज़ा आ रहा है आप दोनों की छोटी छोटी सी बातें, मेमोरीज सुन के, और काफ़ी लोग इंस्पायर भी होंगे, आई एम श्योर। आपकी सब जो जर्नी रही है, आपने एक साथ 20 साल जो आपने बिताया, आई एम श्योर बहुत लोग इंस्पायर हो रहे होंगे। सो अब हम एक अपने नेक्स्ट राउंड में चलते हैं, जो कि हिम एंड हर है, और हम आपको एक प्लग कार्ड देंगे दोनों को, और आपको जो भी उस क्वेश्चन का आंसर लगता है कि तो आप एक दूसरे के सामने वो प्लग कार्ड कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं हिम एंड हर राउंड से। एक इमोशनल फिल्म देखकर आप दोनों में से कौन ज़्यादा इमोशनल हो जाता है? आप दोनों में से कौन एक बार में फ़ोन नहीं उठाता? आप दोनों में से गुस्सा किसे ज़्यादा आता है? आप दोनों में से कौन ज़्यादा कूल और शांत है? वाओ। आप दोनों में से कौन घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करता है? एक्सीलेंट। सो इससे पता चलता है कि आप लोगों की कंपैटिबिलिटी कितनी अच्छी है। सो देखा आपने, जब हम एक रिलेशनशिप को इमोशनल लेवल से स्पिरिचुअल लेवल पे ले जाते हैं तो ज़िंदगी कितनी ही खूबसूरत हो जाती है। तो जानिए, आप भी अपने आप को एक स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट कीजिए, ध्यान कीजिए, और हम जानना चाहते हैं आप लोगों से कि संसार में निर्वाण के लिए का आपके लिए क्या महत्व है, और आप अपने ऑडियंस को, हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मेरा अंतिम संदेश यही है कि निर्वाण, संसार में ही निर्वाण है और कहीं नहीं है। कहीं गुफा में भाग जाना, कहीं जाकर अलग हो जाना सबसे, वहाँ पे कोई निर्वाण नहीं है। आपकी फैमिली में ही आपके चैलेंजेस हैं, संसार में ही आपके चैलेंजेस हैं, जिससे आप आगे बढ़ते हैं और बहुत ग्रो करते हैं। तो यही है जो कुछ है, निर्वाण भी यही है, संसार भी यही है, निर्वाण भी यही है। बेसिकली मुझे लगता है कि इस संसार को खूबसूरती से जीना ही निर्वाण है। क्योंकि एक मास्टर की मुझे बात याद आ रही है, उनका यही था कि जब आप ध्यान में आते हैं तो क्या आप सीखते हैं, आप जो आज हैं उससे अच्छे, उससे और सुंदर और बेहतर कल कैसे बन सकते हैं, और कल अगर बेहतर हैं तो और उससे बेहतर कैसे बन सकते हैं, ये आप ध्यान से ही सीखते हैं, और यही निर्वाण है।
वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू काजल जी, थैंक यू रुपेश जी, आपका टाइम देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और हमें बहुत सारे इंस्पिरेशन मिली आपकी जर्नी से, और आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी बहुत ही मज़ा आया होगा। सो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट एपिसोड में, संसार में निर्वाण सीज़न 3 में। तब तक जुड़े रहिए, बने रहिए PMC हिंदी चैनल पे।